सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11th के एक ऐसे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक है, यानी कि पूरी फिजिक्स का बेसिक है। जब तक आप ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो शायद अगले वाले चैप्टर को अच्छे से कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैं ये जो मात्रक तथा मापन है ये हमारे सिलेबस में, यानी कि आप लोग के क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो शायद आप अच्छा इन्फॉर्म ना कर पाए, यानी परफॉर्म ना कर पाए, यानी कि आप अच्छा शायद ना कर पाए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। आज एक लेक्चर मैंने बना चुकी हूँ जो है कि उसमें राशियां बताई गई हैं, भौतिक राशियां बताई गई हैं, मात्रक, मापन, ये सब यानी कि बेसिक से बेसिक वहां पे फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पहला लेक्चर जाके देखिए, फिर आइए ये लेक्चर जरूर देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्युत्पन्न राशियां क्या हैं और इससे होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए व्युत्पन्न राशियां कि वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की, यानी वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं, जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। देखिए, व्युत्पन्न का अर्थ जो होता है, यानी कि जो अपने हम भाषा में कहते हैं यानी कि व्युत्पन्न को हम अपने भाषा में क्या कहते हैं, उत्पन्न, यानी कि जो ये व्युत्पन्न है हम उत्पन्न कहते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, और देखिए कि वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं, जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, तो देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए दो तीन लिए हैं, आयतन, बल, क्षेत्रफल। ठीक है, और भी हैं क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। ठीक है, तीन ही लिखे हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे रुक जाइए, देखिए यहाँ पे मिट गया है पीछे से आयतन। ठीक है, आयतन। तो अब देखिए, अब हम इसमें व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। यहाँ पे जो राशियों के बारे में बताया गया है, यानी कि सहायता से, यानी कि ये उन 7 राशियों की बात कर रहा है जो कि मतलब किन्हीं अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि आप 7 ऐसे राशियां पढ़ चुके हैं कि उनका जो है यानी कि जब वो 7 राशियां ही रहेंगी तब उससे मात्रक या तो जो भी बनने वाली राशियां हैं उससे बनेंगी। ठीक है, जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब राशियां यानी कि मूल राशियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि वहां पर बहुत बेसिक से पढ़ाया गया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये लिखने का यही है मेरा आशय कि आप नोट्स बना सकें और इसे रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है कि व्युत्पन्न मात्रक, यहाँ पे क्या था, व्युत्पन्न राशि थी, यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक है। तो देखिए व्युत्पन्न राशि अलग होता है, व्युत्पन्न मात्रक अलग होता है। जो राशि होता है वो मतलब कि मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे कि ये गाय है। ठीक है, यानी कि गाय, यहाँ पे ये बछड़ा है, गाय का बछड़ा। जो मतलब ये गाय का बछड़ा है, ये क्या कहलाएगा, यानी सॉरी, ये जो गाय है ये आपको क्या कहलाएगी, यानी कि मूल राशि होगी, और जो बछड़ा है वो कहलाएगा उत्पन्न राशि। ठीक है, यानी कि व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये जो बछड़ा है ये गाय से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और जब इसका नाम धराया जाएगा कि ये बछड़ा है तो वह मात्रक कहलाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि ये आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दूसरे एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए, जैसे कि वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनती है। ठीक है, यानी कि देखिए, आपके क्लास में कोई टीचर है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, वो मूल राशि है। ठीक है, और उनकी सहायता से, यानी कि जो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे फिर टीचर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, वो मूल मात्रक में कहलाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इस बार समझ में आ गया होगा। अब देखिए मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए एकदम एग्जाम्पल जो है ये एकदम बेसिक डिफिनीशन है। व्युत्पन्न राशि, इसमें क्या था, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, इसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। जो इसका बच्चा है, ठीक है, इसका गाय का जो बच्चा बछड़ा है, ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे पहले मैं समझा चुकी हूँ। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके मतलब एग्जाम्पल 2-3 हमने लिया है। पहला एग्जाम्पल क्या है, आयतन, दूसरा है क्षेत्रफल, और चौथा घनत्व, यानी कि तीसरा घनत्व।
देखिए जब आयतन है, मान लीजिए कि आप कोई ऐसा डिब्बा लीजिए जिसमें शायद आप ड्राइंग बॉक्स, मान लीजिए पेन भरने वाला ड्राइंग बॉक्स है, वो किस शेप का होता है, देखिए वो आयताकार शेप में होता है, ठीक है, आयताकार शेप में होता है। इसमें देखिए हम क्या पता करेंगे, इसमें मतलब कि ये आयत जो है कैसे होता है, किस लिए होता है, इसका नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, ठीक है, तो इसके बारे में भी डीप से जानेंगे कि आयतन होता क्या है। देखिए आयतन जो होता है, आयतन में भाई कुछ ऐसा तो है, तभी तो इसका नाम रखा गया है कि ये आयतन है। देखिए ये जो आयतन है, ये आयतन किस लिए है, ठीक है, ये आयतन ऐसा इसमें ऐसी अंदर, इसके अंदर जो है ऐसी क्या क्वालिटी है जिसके वजह से इसका नाम आयतन रखा गया है, ठीक है। तो देखिए जो आयतन है, इसमें तो कुछ लंबाई भी होगी, कुछ चौड़ाई भी होगी और कुछ ऊंचाई भी होगी, ठीक है। तो देखिए ये जो है लंबाई है, इसमें ये चौड़ाई है, मतलब ये लंबाई है, यहाँ सॉरी ये लंबाई है, ये इतना मतलब कि चौड़ा है और इतना ऊंचा है, इसमें कुछ होगा, तो इसके वजह से इसे आयतन इसका नाम रखा गया, ठीक है। देखिए जो आयतन होता है उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, इसीलिए इसका नाम आयतन पड़ा। देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, देखिए आप अपने दादा या पापा या चाचा किसी से भी सुने होंगे कि जो हमारे खेत का क्षेत्र है वो इतना बड़ा है, यानी कि आपको हाथ, मतलब हाथ से तो नहीं बताते, लेकिन कुछ उसका मात्रक तो बताते ही होंगे। तो देखिए जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका खेत यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो इसका क्षेत्र किस लिए नाम पड़ा, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे बताया गया है लंबाई, देखिए कि ये इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, लंबाई और चौड़ाई के मिलकर बना है, उसे हम क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि एकदम बेसिक समझने के लिए सब कंसेप्ट बताया जा रहा है, ठीक है। और क्या है, घनत्व। देखिए मान लीजिए कोई घनत्व, यानी कि घन, घन क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि उसमें द्रव्यमान हो, कुछ वजन हो, भार हो, ठीक है, और उसमें आयतन भी हो। मान लीजिए कि आप हथौड़ा लीजिए, ठीक है, हथौड़ा में जो होता है, यहाँ पे बनाइए हथौड़ा, ठीक है, ये हथौड़ा है, इसमें द्रव्यमान यानी भार भी होता है, आप इसे मापेंगे या तौलेंगे, कुछ भी करेंगे तो इसमें कुछ भार निकलेगा, आधा किलो, 5 किलो, 5 ग्राम, जो जैसा उसका भार होगा, ठीक है। और इसमें ये भी निकलेगा कि कितने आयतन, क्या मतलब कि इसकी लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, ये है, ठीक है। इसमें ये भी लंबाई और चौड़ाई भी पूछेगा, द्रव्यमान, जिसे हम क्या कहते हैं, घनत्व। यानी कि शायद अभी आपको अच्छे समझ में नहीं आया होगा, एक बार और बता रहे हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये घनत्व है, घनत्व जो होता है उसमें तो वो होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, और क्या है, घन में, घन का मतलब जिसके अणु पास पास में होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत पास पास, उसका द्रव्यमान भारी, यानी कि वजन, भार जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है। ज्यादा होने के बाद क्या है कि उसमें कुछ आयतन होगा, तभी तो वो इतना मतलब द्रव्यमान है, यानी वजन है, उसमें भार है, तो इसका नाम इसीलिए घनत्व पड़ा, क्योंकि ये घन भी है, यानी कि इसके कण पास पास में भी है और द्रव्यमान उपस्थित, यानी भार, वजन उपस्थित है, ठीक है, इसीलिए हम इसे घनत्व नाम दिए गए हैं। जो ये क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम मापते हैं किलोग्राम से, ठीक है। जब हम किसी सेब लेते हैं या फल फ्रूट जो भी कुछ भी लेते हैं, हम उसे किलोग्राम या तो ऐसे में ही मापते हैं, ठीक है। तो जो द्रव्यमान होता है उसे हम किलोग्राम ऐसे करके उसका जो मात्रक होगा इसी में से मापेंगे, ठीक है। और जो आयतन होता है या क्षेत्रफल होता है या लंबाई होता है या चौड़ाई होता है या ऊंचाई होता है, कुछ भी, उसे हम हमेशा मीटर से मापते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा इतना बड़ा खेत है, हम इसमें कितने लीटर खेत है, ऐसे नहीं मापेंगे, इसमें हम ये नापेंगे या मापेंगे कि ये कितने मीटर खेत है हमारा, ठीक है, हम मीटर से मापेंगे ना कि लीटर से। ठीक उसी प्रकार से इस भौतिक राशि में बताया गया है कि जो त्रुटियां हैं या तो जो त्रुटियां नहीं होने वाली है, इस भौतिक राशि के भौतिक विज्ञान में यही सब बताया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसे इरेज कर देते हैं, नहीं इसे खत्म कर देते हैं, ये गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं वेग में, ये वेग क्या है, ठीक है। यानी कि वेग का मतलब जो होता है गति, यानी गतिशील वस्तु, ठीक है। वेग जो होता है, मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु, विस्थापन बटे समय,
इसमें जो वेग होता है, वेग का मतलब चाल होता है, एकदम एग्जाम्पल एकदम बेसिक से समझिए, वेग का मतलब चाल होता है, ठीक है। चाल जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे आप साइकिल चला रहे हैं और यहाँ पे आपका स्कूल है, ठीक है। साइकिल चलाते चलाते जाएंगे, जाने के बाद आप चल के तो जाएंगे, आप वेग से जाएंगे, ठीक है। यानी वेग जो होगा चाल ही होगा एक तरीके से। अब विस्थापन जो होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन तो हुआ, आप जैसे गए यहाँ तक जो गैप था, या तो यहाँ तक का जो गैप है, आपका विस्थापन तो यहाँ से यहाँ हुआ। और विस्थापन में जो होता है, विस्थापन यानी चाल के लिए आप किसी भी जगह में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहां पे आपको समय तो लगता ही है, तो इसीलिए इसका नाम वेग पड़ गया, ठीक है। क्योंकि इसमें जो विस्थापन है, इसमें समय और विस्थापन दोनों को इसमें क्रिएट कर रहा है, यानी बता रहा है, इसीलिए इसका नाम वेग पड़ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एकदम जो ये विस्थापन होता है, ये विस्थापन मीटर से तो ही मापते हैं, नहीं तो विस्थापन को थोड़ी ना ऐसे मापेंगे कि एक मान लीजिए कि ये मीटर है, विस्थापन जो है जमीन में ही तो विस्थापित हो रही है, इसमें दूध या 1 लीटर में ये थोड़ी नहीं होगा कि 1 लीटर दूध इतने में विस्थापित होगा, उसे थोड़ी ना मापेंगे। तो देखिए मीटर को हमेशा जो विस्थापन है या समय है, समय को हमेशा सेकेंड से मापते हैं, और विस्थापन, दूरी, चाल, जो भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी है, हम सब मीटर से मापते हैं, ठीक है। अब देखिए पूरक राशियां क्या है, पूरक राशियां किसे कहते हैं, इसे पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए भौतिक राशियां के मापन को पूरा करने के लिए पूरक राशियां की आवश्यकता होती है, जिसे पूरक राशियां कहा जाता है। देखिए भौतिक राशियां यानी कि एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया है, भौतिक राशियां के मापन को, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे इस भौतिक विज्ञान में जो भी मापन है, यानी कि चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे गुड़ाई हो, चाहे यानी कि चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, भार, जो भी मापा या तौला जाता है, उसमें जो पूरा करने के लिए पूरक राशियां ही यानी पूरक जो राशियां होती हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कि उन्हीं की आवश्यकता होती है, जिसे हम पूरक राशियां कहते हैं। अब देखिए इसमें पूरक राशियां में क्या होता है, एक मेन पॉइंट है, आप यहाँ पे देखिए, ये मात्रक, मात्रक पर अभी नहीं जाएंगे, एक ये नोट है, ठीक है। नोट आप इसे कहीं पर एकदम लाइट करके लिख लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज आते रहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके हाफ ईयरली में भी आ सकते हैं, एकदम फुल एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पारसेक होता है। आप इसे यानी कि रट लीजिए, एकदम घोल के पी लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये कभी भूले ना। अब देखिए ये कोण, कोण क्या है, यानी कि कोण जो शब्द आया ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसका नाम क्यों पड़ा कोण, ठीक है। तो कोण देखिए, रेडियन का वह कोण जो त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप केंद्र पर अंतरित करता है। देखिए मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा शेप है जो कि ये गोला में ही है, ठीक है, इसीलिए इसका कोण पड़ा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप कर दीजिए, जो ये केंद्र है, केंद्र के आसपास जो है, यानी कि जो इधर है चारों तरफ, ये एक गोला के रूप में है, ठीक है। और जो ये मतलब पूरा इसका जो मान होता है, यानी कि 360 अंश पूरा मान होता है, ठीक है। इसका मान जो होता है, जो ये त्रिज्या होती है, ठीक है, ये त्रिज्या यहाँ पर देखिए बताया, रेडियन का वह कोण जो त्रिज्या यानी त्रिज्या के बराबर होता है, यानी ये त्रिज्या जो है चारों तरफ से बराबर होता है कोण के, ठीक है, यानी कि पूरा वृत्त के, ठीक है। ये कोण जो ये मान लीजिए ये वृत्त है, और कोण यहाँ पे बनेगा, मान लीजिए कोण ऐसे ऐसे करके ऐसे में कोण बनेगा, ठीक है। और ये त्रिज्या है, त्रिज्या के बाद क्या है, जब ऐसे ऐसे जाएगा ये त्रिज्या पूरी यहाँ से यहाँ तक बराबर होगी, ठीक है। यानी कि लंबाई का चाप जो होगा, यानी कि ये है लंबाई का चाप बराबर होगा जो चाप के केंद्र पर, यानी कि ये केंद्र है, चाप के केंद्र पर अंतरित है, ये केंद्र से ये जो त्रिज्या की लंबाई है, यानी कि यहाँ से ये चाप है, चाप से त्रिज्या की लंबाई जो है इस पे यानी कि लगी हुई है, लगे होने के बाद ऐसे ऐसे करके ये सब घूम रही है, इसीलिए पूरा बराबर, इसीलिए इसका कोण, इसका नाम कोण पड़ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मात्रक की पद्धतियां। देखिए पद्धतियां क्या है, पद्धतियां आप कह सकते हैं सिस्टम, सिस्टम कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी मात्रक की पद्धतियां, या समुच्चय भी कह सकते हैं, यानी कि जहां पर खूब सारे हों, ठीक है, यानी मात्रक की पद्धतियां।
देखिए मात्रक की पद्धतियां क्या होती है, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रकों का ऐसा संपूर्ण समुच्चय, यानी कि समुच्चय, समूह, ग्रुप, वर्ग, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों के मात्रक सम्मिलित हो, यानी कि सभी प्रकार की भौतिक राशियां सम्मिलित हो, मात्रक की एक पद्धति कहलाती है। ठीक है, पद्धति का मतलब ही है कि ग्रुप, समूह, समुच्चय जो भी हो, यानी कि जितने भी हमारे भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियां दी गई हैं, इन सब राशियों को मिलाकर एक नाम क्या दिया गया है, मात्रक की पद्धतियां, यानी कि सभी राशियों को इकट्ठा में पद्धतियां कही गई हैं। ठीक है, पद्धतियां शब्द प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसमें जो हमारे मापन की पद्धतियां हैं, इसमें हम मुख्यतः 3 रूप से डिवाइड हुई हैं। ठीक है, पहला क्या है कि यम के यस पद्धति। यम के यस पद्धति क्या होता है, जो यम होता है ये मीटर होता है, जो के होता है ये किलोग्राम होता है, और यस होता है सेकंड होता है। जो ये मीटर होता है, देखिए ये जो मीटर होता है, मीटर को हम लंबाई से मापते हैं। ठीक है, यानी कि लंबाई को हम मीटर से मापते हैं। के जो है वो द्रव्यमान, ठीक है, के होता है यानी कि किलोग्राम, द्रव्यमान को जो है हम किलोग्राम से मापते हैं। ठीक है, जो यस है ये सेकंड होता है, इसे हम मान लीजिए ये समय है, समय को हम सेकंड से मापते हैं। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप देखिए सेकंड पर और अच्छे से बताते हैं। मान लीजिए सी है, सी जो होता है सेंटीमीटर होता है, किसमें होता है, सीजीएस पद्धति में। ये एक मापन होता है जो कि विश्व में हर कोने कोने पर ये तीनों पद्धतियां लागू है। ठीक है, जिस कारण से सब जो व्यक्ति होते हैं वो आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं, अपना जो सामान है, व्यापार है, वो कर सकते हैं। जो ये सी है सेंटीमीटर होता है। मीटर जो लंबाई होता है इसे हम सेंटीमीटर से भी मापते हैं, मीटर से भी मापते हैं। ठीक है, जो जी होता है ये ग्राम होता है। ठीक है, ग्राम जो है द्रव्यमान से मापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान, सॉरी, द्रव्यमान को ग्राम से मापते हैं। ये यस जो है ये सेकंड है, इसे हम समय से सेकंड को मापते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा पद्धति क्या है, एफपीएस पद्धति, यानी कि फुट पाउंड सेकंड है। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड, यानी ये तीसरा पद्धति है। ठीक है, ये जो एफ है ये इसे फुट कहते हैं, जो फुट होता है यानी कि फीट या फुट जो कहते हैं, उससे ये लंबाई हम फुट में भी नापते हैं कि कितने फुट है, कितने इंच है, ये है। ठीक है, और ये पाउंड जो है द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान को हम पाउंड से भी मापते हैं। यस जो है समय, ठीक है, ये समय जो है हम सेकंड से मापते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ भी बताया गया है, यहाँ भी बताया गया है, यहाँ पे। आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि इस वीडियो पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ऐसे वीडियोस में यानी कि क्लास 11th की फिजिक्स कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। यदि आप करना चाहते हैं तो आप एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज ये सेकंड लेक्चर है। यदि आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें तो सबसे पहले आप वहां जाइए, फिर आप इसे देखिए, और हाँ साथ में नोट्स बनाना ना भूलें। ठीक है, और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला आएगा। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।